शहर की जो लाइफ है वो एक गांव से जो आदमी आया है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको जीना। वो गांवों में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, वो अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हो, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं गाँव में? जैसे मैंने शुरू में एक बात करी थी कि 36 कौमों के लिए भी हम पेट भरने की व्यवस्था करें। इसका मतलब क्या हुआ? तो अपने यहाँ पर एक तो कहा जाता है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म तो एथिक्स हो गए कि हमको एथिकली काम करना है। अर्थ इज द इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। अर्बन लाइफ में आपका ऐसा कहना है कि उनको होलिस्टिक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इतनी फास्ट पेस लाइफ की वजह से? बिल्कुल नहीं मिल रहा, सच में नहीं मिल रहा। कैसे वापस जिंदा रह सकती है अर्बन लाइफ में? हमको जो अपने करिकुलम में तो शायद हम इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, मगर हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये बनाना लीफ, कॉपर, सिल्वर, इन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है, तो प्लीज़ एक बार आप थोड़ा सा वो समझाएं इस बारे में। देखिए, ये जैसे पानी के बारे में ग्लास का है जी, कि कांसे का ग्लास में पानी पीना चाहिए, इसके बहुत अच्छे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं। हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें सिर्फ एक बार याद करने की ज़रूरत है। हम अपने बुज़ुर्गों से पूछें कि इसके बारे में ऐसा आपके समय में क्या होता था। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू आवर शो रेजिंग कॉन्शियसनेस। दिस इज़ योर होस्ट सुमित राज, एंड आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही रिच, डाइवर्स और डीप रूटेड होने वाली है हमारे ट्रेडिशंस में। जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, जो रीजन टू रीजन चेंज होती हैं, बट ऐसा क्यों होता है, आज हम कोशिश करेंगे इसको जानने की। हमारी दादा दादी, नाना नानी जो चीज़ें करते थे, उसके लिए जो एंशिएंट विजडम है, वो हम कोशिश करेंगे आज उसको अनपैक करने की। एंड ये सब अनपैक करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अतुल जैन एज अ गेस्ट। ही इज़ अ जर्नलिस्ट, रिसर्चर, एंड ही हैज़ बीन एन एडवाइज़र टू मध्य प्रदेश CM, जो बहुत सारे रोल्स में से इनका एक रोल ये भी रहा है। इन्होंने सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर इज़ अ करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दीन दयाल इंस्टीट्यूशन। कैसे हैं सर आप? वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बिल्कुल अच्छा है, आप ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू रीच आउट टू पीपल, इस बारे में बात करने की जो अभी तक नॉर्मली नहीं होती रही। आज अपन कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो हम लोग करते रहते हैं जी, हमको पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस में से, हमारी विजडम में से जो नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो बहुत सटल, साइलेंट रहा है जी, बट वो कल्चरल प्रैक्टिस से आया है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सर। एंड सर, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, जहाँ पे आपने इतना काम किया है विलेजेस में, तो सर मैं आपके बारे में पहले जानना चाहूँगा कि आपको कोई इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको इस जगह काम करने के लिए? इंस्पिरेशन तो अपने आसपास की चीज़ों से मिली। जब ग्रेजुएशन कर रहा था उन दिनों कुछ कंट्री का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में बहुत नई नई चीज़ें आई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आए और कुछ ऐसा गांवों के बारे में बहुत बात होने लगी। और गांवों के बारे में जब बात होने लगी तो हमारा पुराना संबंध गाँव से रहा ही है। हम लोग पहले भी वहाँ जाते रहते थे, कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाने की। दिल्ली में सेटल्ड थे लेकिन गांव बहुत दूर नहीं था। तो काम करते करते, पढ़ाई करते करते ये लगा कि जो पढ़ाई हो रही है इसका रियल लाइफ से कुछ बहुत लेना देना नहीं है। ग्रेजुएशन करते करते भी जो इंडियन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था या वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड ट्रेड, ऐसा करके हमारे सब्जेक्ट्स उस समय हुआ करते थे, उन सब्जेक्ट्स में मैं आमतौर पर अपने टीचर्स से पूछ लिया करता था कि मुझे ये बात जम नहीं रही है जी, और कुछ ऐसे सवाल वगैरह होते थे। तो उनमें से एक तो बिल्कुल इस चीज़ को एक नज़रअंदाज कर देते थे। एक उसमें से ऐसे टीचर थे वो कहते थे कि हाँ यार, तुम लगता है किताब नहीं पढ़ते हो, तुम लोगों को पढ़ते हो। जी, तो
वहाँ से कुछ ये इंस्पिरेशन धीरे 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 बननी शुरू हुई। और फिर जब उन्होंने जैसे ट्रिगर किया कि हाँ लोगों को पढ़ते हो, तो मेरा मन भी कुछ किताबों में कम हुआ और लोगों को पढ़ने में ज़्यादा रहा, और अपने सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को पढ़ने में ज़्यादा रहा, उसको समझने में बेसिकली इंटरेक्शन में बहुत आनंद आता था, उसको समझने में, उनकी चीज़ों की बारीकियों में जाने की। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब बहुत ट्रेवल करते थे तो ऐसा नहीं कि भी जाकर बैठ गए और अपने खाली बैठे रहे, लोगों से बातचीत करी, उन्हीं से कुछ समझा, आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हैं, आपके वहाँ क्या होता है, कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें जुड़ती रही। और एक मन इस तरीके से अपने आप बनता चला गया इन सबको काम करने का। तो जी। इंस्पिरेशन कुल मिलाकर एक सोसाइटी ही रही। जी। कोई एज सच एक तो टीचर जिन्होंने ट्रिगर की थी ये थोड़ी सी, और बस उसके बाद तो फिर पूरी सोसाइटी से इतना समझने को मिलता रहा कि टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स जहाँ तक ज़रूरी थी उतनी कर ली, उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स के अलावा लोगों के दिल दिमाग दोनों को पढ़ना, जी। और उसके साथ साथ में जो भी कुछ हो रहा है, और उसमें शुरू से मतलब जब मैं 8th में था तब से ही न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत थी घर में। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत थी वो और बढ़ती चली गई, और उसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ को स्टडी करना। तो जब मैं 8th क्लास में आया तब से स्कूल की मैगज़ीन में लिखना भी शुरू कर दिया, और उसके बाद वो एक शौक़ जो था वो धीरे धीरे शौक़ ही नहीं रह गया, जी। वो एक पैशन बन गया कि हाँ मुझे ये सब कुछ करना है। जी सर, इस जो तरीके से आपकी शुरू स्टोरी है काफ़ी इंस्पायरिंग है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये टच करे ये चीज़ कि बुकिश नॉलेज और डिग्रीज ही सब कुछ नहीं होती है, जो आप लोगों से सीखते हैं वो भी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। एंड सर जो आपने अभी इतना सारा काम किया है उसमें से मैं आपको जानना चाहूँगा विलेज लाइफ के बारे में, जो आपने इतनी चीज़ें देखी हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव लगी और आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डाली हो, उनकी प्रैक्टिसेस में जो होता है। विलेज लाइफ तो हम लोग भी मानते हैं, गांधी जी भी कहते थे। हम लोग जिस दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, वहाँ वो जो हमारे जिनसे इंस्पिरेशन ली थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने इसको बनाया, नानाजी देशमुख जिन्होंने हु फाउंडेड इट, तीनों ऐसे लोग थे जो मानते थे कि हमारे पूरे देश की जो विजडम है उसके ट्रस्टीज गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं। तो पूरी की पूरी विजडम जो है उसकी रिपोजिटरी विलेजेस में है। अब हम उसको लोगों के सामने कैसे लाएं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मूड क्वेश्चन था जी। हम लोगों को। दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जब हम काम करते रहे बहुत बरसों से, मैं मोर देन 20 ईयर्स तो बिल्कुल रेगुलर वहाँ फुल टाइमर के तौर पर काम कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं जिस पोजीशन में जहाँ रहा, जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में आई वॉज एडवाइज़र, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीकी से समझने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ रहते हुए तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जब बात आती थी तो डेवलपमेंट में ऊपर से डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग ना आए, नीचे से क्या ज़रूरत है तो नीड बेस्ड प्लानिंग बनी, वो ज़रूरी था। तो उसमें एक सारा एस्पेक्ट जो सबसे ओवर पावरिंग एस्पेक्ट रहा, ओवर बेयरिंग रादर रहा जी, वो था डिसेंट्रलाइजेशन। हर चीज़ छोटी छोटी सी इधर उधर से हो, बहुत बड़े स्तर पर चीज़ आकर और वो ही हमको पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस करे, ऐसा नहीं। हमारी पॉलिसीज़, हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो नीड बेस्ड हों और जिसकी जहाँ ज़रूरत है लोकलाइज्ड भी हों। अभी एक जगह से पॉलिसी जैसे बनती है वो सब जगह परकुलेट हो जाती है, उसका अच्छा रहे कि वो हमको यहाँ के लिए क्या पॉलिसी चाहिए, दूसरी जगह क्या पॉलिसी चाहिए, तीसरी जगह क्या पॉलिसी चाहिए। वो विलेज लाइफ में से बहुत कुछ समझने को मिला जी। तो अपने देश में एक अच्छी बात ये है, और आज ही इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने को मिली कि जो चोला एम्पायर थी तमिलनाडु में, उसी समय से किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस अपने यहाँ पर शुरू हुआ था। वो हमको ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में से ही पढ़ने को मिलता हो। वहाँ के जो लोग हैं वो
उन प्रैक्टिसेस को कैसे कैसे फॉलो करते रहते हैं, उनको भी नहीं पता है वो क्यों कर रहे हैं। उनको नहीं पता होगा कि हमको हमारे किंग ने सिखाया, हमारी क्वीन ने सिखाया, कौन से उसमें से सिखाया गया, उनकी कौन सी जनरेशन ने ये बताया, उनको नहीं पता होगा। उनको तो ये अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस में से, अपने ट्रेडिशंस में से, अपने फोक में से, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, अपने व्यूअर्स के साथ में एक चर्चा करना चाहेंगे कि फोक सॉन्ग्स, फोक लोर्स, अपन लोगों को कई बार लगता होगा कि बस वो एक मनोरंजन की चीज़ है डेफिनेटली है, बट मनोरंजन करने का के साथ साथ में कुछ सिखाने का भी बहाना है। उसमें से ड्रजरी भी हमको कम हो जाती है। आप देखते हो कि जब लोग गांवों में, खेतों में जब काम कर रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, कितना भी बड़ा काम कर रहे हो, मेहनत वाला कर रहे हो, कुछ ना कुछ वो गाना गाते रहते हैं, हमेशा गाते रहते हैं। तो उसमें जो मेहनत लग रही होती है, उसमें से जो एक ड्रजरी जिसको अपन कहते हैं, उसको कम करके और उसमें से आनंद लेना कि ये काम भी जो है इसमें से तो मजा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग इट ऑल्सो। तो अपने यहाँ पर एक कहा जाता है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म तो एथिक्स हो गए कि हमको एथिकली काम करना है। अर्थ इज द इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, सारी की सारी रिसोर्सेज जो है। काम इज द प्लेजर्स ऑफ द लाइफ, जॉयज ऑफ द लाइफ। तो हमको हर चीज में अच्छे से काम करना, आनंद के साथ करना जी। इसीलिए हमारे फोक हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो सब उसका एक पार्ट बनते चले जाते हैं। ये चीज़ें गांव वालों से सीखने को मिलती रही। शहरों की लाइफ थोड़ी डिफरेंट हो गई है, शहरों की लाइफ डिफरेंट हो गई है, भागम भाग की हो गई है जी, फास्ट गांव पेस। के लोग भी आ रहे हैं तो बस कमाने के लिए शहरों में आते हैं। मैं शहरों के अर्बनाइजेशन के बारे में और कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, बट यस, वो गांव की जो लाइफ उनकी शांति की है, आराम से रहने की है, संतुष्टि की है, कंटेंटमेंट की है, दैट इज द क्रक्स ऑफ इंडियननेस। जी सर, जो अभी आपने बात कही इसमें से मुझे दो क्वेश्चन उठते हैं। एक तो आपने ये जो विलेजर्स जो अभी चीज़ें कर रहे हैं, ट्रेडिशन कर रहे हैं, ये आपने उनसे सीखा कि ये उनको पता है कि ये जो चीज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो फसल लगाते हुए गाना गा रहे हैं, तो उसके पीछे उनको मीनिंग पता है या फिर आपने उनसे सीखा अपने एक्सपीरियंस में? उनको मीनिंग शायद नहीं पता। हमने पूछने की कोशिश करी तो हमें ऐसा नहीं लगा, मगर देखिए उसमें से फिलॉसफी कैसे आती है। मतलब बिल्कुल अगर आप बिगनिंग से देखें, हमने अपनी इस पुस्तक का जो शुरुआती है उसमें से 3-4 चीज़ों से डाला है। एक पूरे देश में एक सॉन्ग फोक है, जब सोइंग करता है किसान, तो पहले नॉर्मली किसान और उसकी वाइफ या स्पाउस या घर में से कोई सोइंग करता था हल चलाते हुए। वो लोग एक इन्वोकेशन होता था गॉड का कि हे भगवान, हम जो ये अन्न इसमें बीज डाल रहे हैं, इतना अन्न देना कि ताकि हम समाज के हर वर्ग की मदद कर सकें, उसका पेट भर सकें। उसमें हमारे रिश्तेदारों को देना, सबसे पहले वो कहते हैं, हमारे सगे संबंधियों को देना, हमारे पड़ोसियों को देना, साधु को देना, संतों को देना, चोर उच्चकों के लिए भी छोड़ देना, चींटियों को देना, पशुओं को देना, पक्षियों को देना, उनको भी दे देना, सबको दे देना। फिर 36 कौम का मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल लोग हैं, जो एग्रीकल्चर में नहीं हैं, जो जैसे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में लगे हुए हैं। गांव में उस समय काम करने वाले जैसे होते थे, कारपेंटर्स होते थे, कॉबलर्स होते थे, लोहार होते थे, रंगरेज होता था, रंग करने वाला, कपास बनाने वाला, उन सबका पेट भरे, उन सबकी आवश्यकताओं को पूरा करें। और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो उसमें से एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग कहते थे, वो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन, कि राजा के खजाना भी भरा रहे, यानी हम टैक्स भी दें, लगान भी दें। उसका नाम उस समय लगान कर दिया जाता है, उस टैक्स बेसिकली कि जितना हमको देना चाहिए वो देंगे, वो भी दें। उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो हमारे बच्चों के लिए दे देना। मतलब एक हम खूब करें, खूब, ये भी थी कामना
इसके लिए हम खूब मेहनत भी करें, अच्छे से करें, और फिर बच जाए तो दे देना, मतलब सेंस ऑफ एक सेक्रीफाइस कि पहले सब कुछ देख लो, सबको मिल जाए उसके बाद। तो जब हमने ये लिखा इसमें सॉन्ग, फोक सॉन्ग डाला, तो ये जब प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट की गई, तो ये सॉन्ग जो था उसमें मेंशन था कि राजस्थान के शेखावटी एरिया में ऐसा होता है, क्योंकि एक ले सकते थे एक चीज़ पर। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरे ये तो हमारे गुजरात में भी होता है। अच्छा। फिर जब हमारी टीम इस पर काम कर रही थी, रिसर्चर्स, उन्होंने देखा कि पूरी कंट्री में लैंग्वेज डिफरेंट है, बट इसी स्पिरिट के साथ में कहीं ना कोई फोक है जो एसोसिएटेड विद सोइंग है। सोइंग करते करते फिर जब एक तो ये हो गया, ये तो एक सॉर्ट ऑफ प्रेयर हो गई, इन्वोकेशन हो गया, उसके साथ साथ में वहाँ बड़े बूढ़े जो बैठते थे शाम को इकट्ठे होकर चौपाल पर या मंदिर के प्रांगण में जी, वो लोग उनको बताते थे कि रबी का सीज़न है, खरीफ का सीज़न है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, इस समय क्या करना चाहिए। तो एंटायर विलेज विल सिट टुगेदर, वो लोग डिसाइड करेंगे कि अब हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की थोड़ी सी शॉर्टेज लास्ट ईयर रही है, ऐसा मौसम हो रहा है। उनकी प्रिडिक्शंस भी बहुत अच्छी, फोरकास्ट जो है मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट बड़े सटीक हुआ करते थे पहले। वो कैसे देखते थे, वो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस से ही, वो भी उनकी विजडम ट्रेडिशनल थी, उसी से समझते थे कि चिड़िया किस तरीके से नेचर से जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। मेंढक अब किस तरीके से टर टर कर रहा है, या चींटियाँ किस तरीके से बाहर निकल कर आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को वो जब देखते थे, उसको समझते थे, उसको अंडरस्टैंड करते थे, उसके हिसाब से वो पूरा एक होलिस्टिक मैनर में जी इन सब चीज़ को देखते थे। होलिस्टिक मैनर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रू, कि वो हर एस्पेक्ट को देख लिया, वो उसमें से उसकी इकोनॉमिक्स भी देखना, आम आदमी की ज़रूरत भी देखना। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था कि कौन सी लैंड को फेलो लैंड छोड़ना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता था कि हर साल अपनी लैंड का एक पीस जो है वो खाली इसलिए छोड़ना चाहिए ताकि वो रेजुविनेट कर सके, उसको समय दिया जाए धरती को भी कि अब आप थोड़ा सा आराम करो, क्योंकि हम कहते थे धरती माँ है। धरती माँ ऐसे नहीं है कि सिर्फ माँ कह दिया तो माँ है, माँ को माँ की तरह ट्रीट भी करना, और क्यों करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए था कि उसको फेलो लैंड छोड़ना। अब हमारी साइंस आजकल मानने लगी है कि यस, फेलो लैंड छोड़ना। बीच में एक पीरियड ऐसा आया जब कहा कि नहीं, एक क्रॉप की जगह 3 क्रॉप्स ले लो, तो लगातार क्रॉप मल्टी क्रॉपिंग हो गई। वैसे मल्टी क्रॉपिंग का एक दूसरा मीनिंग डिफरेंट है कि वो एक ही साथ में कई तरीके की क्रॉप्स लगा देना, वो इस तरीके से मल्टी क्रॉपिंग नहीं, बट एक सीजन बाद, दूसरा सीजन बाद, तीसरा सीजन बाद लगातार करना। वो कहता था कि नहीं, हमको खाली इसलिए छोड़ना है क्योंकि उसमें से जो उसका मैन्योरिंग होनी है वो कई बार नेचुरल प्रोसेस में होती है। उसमें से जिस तरीके के हमारे को जो फ्रेंडली जो माइक्रोब्स हैं उनको बनने के लिए समय देना है कैसे। तो ये पूरे की पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं इकट्ठे बैठकर बात करते थे, वो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते थे। उसमें से एक एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी देखते थे, किसके पर्टिकुलर घर में क्या ज़रूरत है, उसके घर में क्या कोई शादी वगैरह होने वाली है, उसके घर में कोई बीमारी तो नहीं है जिससे उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी जी, या उसके घर में कुछ ऐसा है कि जहाँ उसको खाने में दिक्कत आ रही है, तो सब गांव वाले मिलके कर देंगे। तो फिर उसके बारे में एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का निर्णय लेंगे कि नहीं ठीक है, तुमको हम अलाउ करते हैं, तुम ऐसा कर लो। उसमें से सारे और सिस्टम्स रहेंगे कि कहाँ मार्केट में किस प्रोडक्ट का ग्लट आया हुआ है, कहाँ किस तरीके की शॉर्टेज आई हुई है, तो उसको रोकना कि ग्लट ना आए, शॉर्टेज पूरी हो सके। तो ऑल दीज थिंग्स वर टेकन केयर ऑफ। लेकिन वो कल करते करते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। गांव की हर फैमिली, हर मेंबर का न्यूट्रिशन ठीक रहे। अब न्यूट्रिशन ठीक रहने के लिए तरीके ये होते थे कि कौन मेहनत फिजिकल कर रहा है, वो क्या खाए, कितना खाए, कितनी कैलोरीज मिले, जो मेंटल इंटेलेक्चुअल लेबर कर रहा है उसको क्या खाना है और उसको किस तरीके का खाना है, कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, तो उसकी नीड्स के हिसाब से सारा तय होता है। जी जी सर, जो आपने अभी बात बताई एनवायरनमेंट, इतना सेल्फलेस एनवायरनमेंट लग रहा है,
जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, सब चीज़ें जो आपने बताई। तो और जहाँ पे हम अपनी ये सिटी लाइफ की बात करते हैं, जहाँ पे सब अपना अपना देखते हैं, अपना खाना बनाया, अपना खाया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि विलेजर्स सिटी लाइफ में माइग्रेट कर रहे हैं, जो उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है यहाँ पे? तो ऐसा वो वहाँ पे क्या सीख कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जा रहे हैं, अर्बन लाइफ देख रहे हैं? हम जो भी बात कर रहे हैं कि अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ने का जो वजह साफ दिख रही है वो एकदम से तो देखा जाए तो इकोनॉमिक रीजंस हैं। इकोनॉमिक रीजंस में सबसे पहले होता है कि खाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब खाने में यह है कि उसके लिए कुछ पैसा कमाना होगा, तो गाँवों में जो अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो थोड़ी ही नहीं बहुत कम हो गई हैं जी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है अपनी कंट्री में, तो एक एक एकड़, या मान लीजिए किसी के पास एक फैमिली में 10 एकड़ लैंड थी, उस समय फैमिलीज बड़ी थी, 7 लोगों की फैमिलीज थी, तो वो 7 में डिवाइड हो गई, फिर उसका फर्दर डिवीजन हुआ, वो फिर आधा आधा एकड़ भी नहीं रह गई है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो लैंड होल्डिंग्स जो छोटी होती हैं वो बहुत अनइकोनॉमिकल होती चली जाती हैं, उनमें आप नई चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। फिर पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है विलेज का, वो अपने आप में एक दूसरी चीज़ों पे बहुत असर डालता है। हम उसमें एक चीज़ और नहीं कर पाते हैं कई बार कि हम साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस, साइंटिफिक जो कहते हैं, हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं ला पाते हैं। एक जो बड़ी टेक्नोलॉजी आई वो छोटी लैंड होल्डिंग के लिए ठीक है या नहीं है, उसको एसेस किए बिना वो टेक्नोलॉजी वहाँ ला दी गई। हम उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर रही। वो बेचारा वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर फिर शहर की तरफ आता है। शहर की जो लाइफ है वो एक गांव से जो आदमी आया है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको जीना। यहाँ आकर फिर वो बड़ी बड़ी डिस्पैरिटीज़ में आता है, उसके सोशल डिसरप्शंस होते हैं, उसका सोचने का तरीका बदलता है जी। लेकिन जो शहरों की जो चकाचौंध है, उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स और तेज लाइफ जो दिख रही है, वो उससे अपने आप को पेस रखने की कोशिश करता है कि मैं उससे कैसे कोप अप कर सकूं। उस चक्कर में वो पता नहीं किस किस तरीके के कामों में लगता है, बहुत अलग अलग किस्म की ऐसी चीज़ें उसको करनी पड़ती हैं, वहाँ उसकी लाइफ और ख़राब होती चली जाती है। तो फिर वो न्यूट्रिशन जैसी चीज़ तो उसके लिए बिल्कुल सेकेंडरी है, वहाँ उसके लिए सिर्फ एक पेट भरना जी। उसके लिए कैलोरीज लेना, एक नंबर ऑफ कैलोरीज। तो एक आप लोग देखेंगे कि जो डेली लेबर, जो डेली वेजर्स हैं, वो जब काम करते हैं उनका जो खर्चा, मेजर खर्चा 90% ऑफ देयर एक्सपेंसेस खाने पर, वो खाने पर होते हैं जी। खाने की क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक दाल रोटी सब्जी भी कभी है या नहीं है, उसमें कौन से किस किस्म की चीज़ें डली हैं, इंग्रेडिएंट्स का कोई भरोसा नहीं है। एक बड़े मास लेवल पे वो बन रही हैं, उसमें हाइजीन भी नहीं है, मगर वो फिर भी बेचारा पेट भरने के लिए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है दिन भर में कि उसको 10 रोटी की एक टाइम में आवश्यकता पड़ती है, तो पड़ती है। आप उसको कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि भी तुम इतना क्यों खा रहे हो, अच्छा खाओ, उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए भरपेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमको कोशिश ये करनी चाहिए, अगर अपने सामने सवाल ये आए कि भैया इसका इलाज क्या है, जी। तो इलाज है हमारे सामने कि डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमारे को गांवों में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। वो अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हों, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सर वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं गाँव में? गाँवों में अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत बड़ी संभावना है। गाँव में अपॉर्चुनिटीज़ की संभावना ये है कि हम, जैसे मैंने शुरू में एक बात करी थी कि 36 कौमों के लिए भी हम पेट भरने की व्यवस्था करें। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी तो एक बहुत बड़ी है जो सबका पेट भर सकती है, मतलब इट कैन प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, बट एवरीवन एल्स हैज टू अर्न फॉर इट ना, कि कहाँ से कमाएगा जी। तो हम वो 36 कॉम को एक कम्युनिटी ऐसा कास्ट पे नहीं मानना है, वो बेसिकली ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं। ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस में मैंने जैसे कुछ गिनाए भी थे शुरुआत में, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। उन ऑक्यूपेशंस को हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हो सकती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं।
घर घर में कुछ सिखाना, उन लोगों को, हम लोगों का वो टैलेंट दोबारा उनकी स्किलिंग करना जी, उनके लिए मार्केट्स बनाना, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना, उनके लिए हम लोगों को इस तरीके का स्किलिंग करते हुए ध्यान रखना कि वो हमारी आज की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रही हैं। इसकी बाहर कस्बे में क्या ज़रूरत है, कस्बे से अगर हम जाएं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किस तरीके की ज़रूरत है। तो हम लोगों को कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम एक अगर लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको लोकली कंज्यूम भी कैसे किया जा सके। तो उसके लिए एक मार्केट का ऐसा प्लेटफॉर्म्स भी दोबारा लाना, पहले थे, पहले हाट होती थी, मंदिरों के आसपास में परिक्रमा होती थी, मंदिरों के आसपास में दुकानें होती थी, तो आसपास के 5-10 किलोमीटर्स के रेडियस से लोग जो अपने अपने यहाँ बनाते थे, अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनाते थे, अपने घरों में बनाते थे जी, वो वहाँ लाकर सेल कर दिया करते। दूसरे गांव से कोई आ रहा है उस मंदिर में या उस हाट में, वो अपना चीज़ बेचने आएगा, दूसरे गांव में जो चीज़ बन रही है उसको खरीद के ले जाएगा। तो पूरी की पूरी विलेज इकोनॉमी थी, वो एक क्लस्टर्स में काम करा करती थी जी। उस क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमी पर हम लोगों को लौटना होगा। उसमें हम लोगों को कुछ पुराने ट्रेड्स ऐसे हैं, ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो गए होंगे, हमको उनको छोड़ देना है। हमको ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अपनी चीज़ों पे, पुरानी चीज़ों पे अड़े ही रहेंगे, जड़ नहीं हो जाएंगे, हम डायनामिक रहेंगे जी, फ्लेक्सिबल। मगर डायनामिक होने के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम चीज़ों को समझें। उसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का। कि हम जब कह रहे हैं कि लोकल रिसोर्सेज, तो लोकल रिसोर्सेज में मैन पावर है, मगर लोकल रिसोर्सेज में हमारे पास में रॉ मटेरियल क्या है, तो वहाँ उस एरिया में क्या रॉ मटेरियल हो रहा है ऑलरेडी है। मान लीजिए कहीं माइंस हैं या कोई ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है। मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है, तो कैटल पॉपुलेशन है तो क्या वहाँ हम लोग लेदर से संबंधित किसी चीज़ को कर सकते हैं जी। अब बात आती है कि लेदर निकाला, स्किनिंग की नहीं की, स्किनिंग करने के बाद में उसको टैनरी में सफाई करना, सफाई करते हुए ये मानना कि क्या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अपनी वाटर बॉडीज को पल्यूट तो नहीं कर रहे हैं, उनका एफ्लुएंट वहाँ नहीं, उसके डिस्पोजल की व्यवस्था साइंटिफिक मैनर में, वो हम लोगों को एक इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। उसमें साइंस की भी ज़रूरत होती है, उसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है जी। बट वो टेक्नोलॉजी छोटी सी टेक्नोलॉजी हो, और वो हमारे को विलेज नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम से कम ज़रूर उपलब्ध होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट की एक अलग टेक्नोलॉजी, हर एक इकोसिस्टम की। हमारे देश में 127 एग्रो इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनका होता है वो किस बेसिस पे 127 बनते हैं। तो 127 बनते हैं वहाँ की इकोलॉजी को लेकर, वहाँ के इकोसिस्टम को लेकर, वहाँ के सॉइल को लेकर, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पानी किस तरीके का है, वहाँ नीचे कहीं कितने फीट पर जिप्सम लेयर आ रही है जो पानी को नीचे परमेट नहीं होने दे रही है, अगर नहीं होने दे रही है तो नीचे के एक्विफर्स बढ़ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हमको पूरे सिस्टम्स को, अब जितने भी हमारे मान लीजिए सैटेलाइट इमेजिंग हुई है, सैटेलाइट इमेजिंग से हम लोगों को इन सब चीज़ों का पता लग गया है, कहाँ क्या है, कैसे है, हमारी ज्योग्राफी क्या है, हमारा क्रॉप पैटर्न क्या है, हमारे फॉरेस्ट्री क्या है, सब पता लग गई है। हमको उनको एक जगह लाकर हमारे पूरे के पूरे एनालिसिस जब करने हैं, तो इसको फिर अगेन as I emphasized in the beginning कि holistic manner में, एक comprehensive manner में, all encompassing manner में सबको साथ में रखकर देखना होगा जी। हम बहुत आराम से, टाइम लगेगा, विलेजेस में हम कुछ अर्बन एमिनिटीज दे सकते हैं जिससे विलेजर्स को अर्बनाइजेशन की तरफ ना भागना पड़े। सो सम ऑफ द अर्बन एमिनिटीज, नॉट ऑल, शुड बी प्रोवाइडेड इन द विलेजेस इटसेल्फ। सर, जब आप ये हॉलिस्टिक की बात करते हैं तो हम अर्बन लाइफ में, आपका ऐसा कहना है कि उनको हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ की वजह से? बिल्कुल नहीं मिल रहा है,
सच में नहीं मिल रहा है। हम्म, और वो अब तो दो चीज़ें खास तौर पे रह गई हैं। एक तो टेस्ट कुछ इस तरीके के डेवलप हो गए हैं, जी जो अवेलेबिलिटी जिस तरीके की चीज़ों की है, फिर कुछ फास्ट पेस्ड लाइफ की वजह से ऐसी चीज़ों पे आना हो रहा है एकदम से कि जल्दी से मिल जाए, जिसको फास्ट फूड हम कंज्यूमरिज्म। कहते हैं। तो फास्ट फूड में एक जंक फूड आ जाता है, और जंक फूड में भी फिर अब नई नई तरीके की, हम लोग जिस तरीके की मीडिया की एज में से गुजर रहे हैं, जी वहाँ हमारे ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है मीडिया का, और हर रोज अपने को नए नए तरीके की चीज़ें आती रहेंगी कि ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। वहाँ हम भटक रहे हैं। वहाँ क्योंकि हम अपने कल्चर से बहुत दूर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम चले गए हैं। हमको ये ध्यान नहीं आ पा रहा है कि व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस। हम सिर्फ ये दिख रहे हैं कि व्हाट इज अवेलेबल फॉर अस एट नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कन्वीनियंस देख रहे हैं, कन्वीनियंस देख रहे हैं। और कन्वीनियंस स्टोर्स इसलिए खूब अच्छे से चल रहे हैं, ईटरीज खूब अच्छे से काम कर रही हैं जी। घर में भी अगर हम लोगों को बैठे हुए काम करना है तो हम YouTube पर जाकर किसी चीज़ की रेसिपी को देख लेते हैं और कर लेते हैं। ये एक थोड़ा सा है कि जिसको हमको कुछ कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी रूट्स पर, जी, हम अपने कल्चर। आपका क्या मानना है सर, ये सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे वापस आ सकती है, कैसे वापस जिंदा रह सकती है अर्बन लाइफ में? कल्चरल प्रैक्टिसेस अर्बन लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको जो अपने करिकुलम में तो शायद हम इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, मगर हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अदरवाइज ऑल्सो इन आवर सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ, हम हर रोज़ देखते हैं कहीं ना कहीं अपने कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं जी। स्कूल में होते हैं, बहुत बार होते हैं, साल में कई बार होते हैं। तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे अपने देश में 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं से संबंधित फेस्टिवल्स स्कूल में मनाना और बताना कि ये इस सीजन में खाने लायक चीज़ है। बिल्कुल। उसको कैसे बताना, वो हमारे लिए फोक, वो हमारे रिचुअल्स। तो उसमें कैसे होता है, बहुत आसान तरीका है, हमारे को कुछ रिमाइंडर्स देने हैं जी। आपको बच्चों को याद दिलाना है कि अच्छा एक चीज़ बताओ, आपकी दादी क्या खिलाती थी, फला चीज़ खिलाती थी तो आपसे क्या कहती थी, आपकी नानी आपको कैसे करती थी। आपकी माँ तो इस जनरेशन की हो गई हैं, शायद वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगी, लेकिन माँ से पूछा जा सकता है कि आपकी दादी नानी किस तरीके से जी किन चीज़ों को बनाती थी, गुजिया कब बनाती थी, या जन्माष्टमी पर वो आपको क्या खिलाती थी। तो उसके क्यों उन लोगों को याद आएंगे कि वो ये भी कहती थी साथ में कि इस सीजन में ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो उनके डूज एंड डोंट्स, जिसको आयुर्वेद में पथ्य परहेज भी कहा जाता है, वो डूज एंड डोंट्स बहुत स्ट्रांग होते थे। लेकिन डूज एंड डोंट्स जो स्ट्रांग होते थे वो कैसे आते थे हमको समझ, वो हमारे को नॉलेज सिस्टम में कैसे आते थे, वो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो आते थे हमारे सोशल कस्टम से, वो हमारे आते थे सोशल रिचुअल्स से, जो रेगुलर रिचुअल्स होते थे, जिनको हम आजकल कर्म कांड कहते हैं। हम कर्म कांडों में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, इसलिए कर्म कांडों से लोगों का ज़्यादा मोह भंग हो गया है। यंगर जनरेशन को लगता है बहुत गलत हो रहा है जी। वो कर्म कांडों से, उनसे बचकर हम लोगों को सोशल कर्म कांडों में जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनमें जाने की ज़रूरत है। फिर जो फोक सॉन्ग्स थे, फोकलोर्स थे, रात को हमको अच्छे से याद होता है कि हमारी दानी जो थी, नानी ज़्यादा हम लोगों का हमसे वो रहा, ऐसा तब जाना होता था हर छुट्टियों में जी। तो तब थी दादी का स्वर्गवास जल्दी हो गया, इसलिए हमसे कम सुनने समझने को मिला, मगर हमारी बुआ जी हमको समझाती थी कि क्या कब खाना है, अब नहीं खाना है। उस समय वो घी के पूरा डोंगा भर के रख देती थी कि इसमें से रोटी को डिप करके खाना है। क्यों खाना है, अब के आप करेंगे तो घी से एकदम से परहेज होगा। अब बाद में एक ऐसा ज़माना आने लगा है ऑफ कोर्स कि घी से थोड़ा सा दोबारा उसकी तरफ समझने लगे हैं। कौन सा घी होता था, घी होता था देसी गाय का। देसी घी और देसी गाय के घी में अंतर है, उसको कभी बाद में बात करेंगे
देसी गाय का घी जो होता था उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती थी, उसमें कितनी ताकत होती थी। तो वो जो ताकत थी और उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ या उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ थी, वो टेस्ट को भी किस तरीके से करती थी। आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में हर जगह अब लिखा आने लगा है कि देसी घी के बने स्वीट्स, शुद्ध देसी घी के बने स्वीट्स वगैरह वगैरह। तो उस टाइप अब वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह है। इसमें हमने बहुत सारे ऐसे फोक्स सॉन्ग्स लिखे हैं, हमने ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स लिखे हैं। हमको सिर्फ सोसाइटी को रिमाइंडर्स देने की ज़रूरत है कि अरे हम कुछ आपको नया नहीं बता रहे हैं, तो आपके यहाँ होता है, ऑलरेडी होता है। राजस्थान में अलग होता है, मध्य प्रदेश में ये अलग होता है, महाराष्ट्र में जाएं तो अलग होता है। ये सारी चीज़ें अलग 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 होती हैं। हमको बस उस सोसाइटी को याद दिलाने की ज़रूरत है। यंगर जनरेशन आजकल सर बहुत क्यूरियस है। आई थिंक जैसे ये पॉडकास्ट भी आई होप एक रिमाइंडर हो लोगों को कि कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। एंड सर जो आपने बुक लिखी है इसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है टेम्पल्स के बारे में, उनके प्रसाद के बारे में, कि कैसे हर एक अलग अलग टेम्पल में अलग अलग प्रसाद चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, ऐसा सेम क्यों नहीं चढ़ सकता। तो अगर हम बात करें इसमें जगन्नाथ की बात करें शुरू में, तो उधर 56 भोग क्यों लगे जाते हैं? वैसे तो 56 भोग की परंपरा अपने देश में अधिकांश जगह है जी, लेकिन जगन्नाथ जी हैं या कृष्ण जी से लेकर ज़्यादा 56 भोग का एक रिलेशन आता है। और ये माना जाता है कि 56 भोग के बहाने हम अपना वैरायटी जो है फूड की, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि आपके पास खाने को इतना सारा है, इतना वास्ट स्प्रेड है कि आप इसमें से कुछ खाना शुरू करो। आप ऐसा नहीं सोचते हो कि हम हर रोज एक खा रहे हैं फिर मोनोटोनस होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। यू हैव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स टू पिक फ्रॉम दैट 56 भोग। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें क्यों खाई जा सकती हैं, एक ही गॉड होता है। जैसे हमने इसमें लिखा कि कृष्ण जी हैं। अब कृष्ण जी हम लोगों को एकदम से 56 उसमें जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी के नाम से वहाँ कृष्ण जी का एक वो चलता है पूरा का पूरा। वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हमको साइंटिफिकली भी समझने की ज़रूरत है। वहाँ दिन में 5 बार भोग लगता है। अच्छा। 5 भोग जो लगते हैं, 5 भोग में एक चीज़ होती है कि पूरे एक साल में चावल की एक वैरायटी रिपीट नहीं होगी। तो 365 इंटू 5, ये 5 जो है, इतनी वैरायटीज तो एग्जिस्ट करती हैं उस उड़ीसा के उसी एरिया में। अच्छा। क्योंकि वो चावल श्रद्धालु लोग लेकर आते हैं जी, वहाँ से आसपास से। और वो श्रद्धालु कैसे लाते हैं, वो अपनी हार्वेस्ट का पहला हिस्सा वो जगन्नाथ जी को भेंट करते हैं, या अपने इष्ट देव को या अपने लोक देवता को, जो भी उनका लोकल डेटी होता है जी, उसको जाकर अर्पित किया करते हैं। ये एक अपने यहाँ की बहुत अच्छी परंपरा रही है। बिल्कुल। उससे क्या है कि मंदिर की वो इकोनॉमी भी चलती रहती है, मंदिर में लोग कोई भूखा नहीं जाए जी, इसलिए ऐसा हो जाता है। 5 बार जो भोग लगने की परंपरा है वो पूरे देश में लगभग एक समान है। कृष्ण जी के जितने भी टेम्पल्स हैं जी, वो चाहे जगन्नाथ जी का हो ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में गोविंद देव जी का टेम्पल है इम्फाल में, वेस्ट में जाए तो द्वारकाधीश का टेम्पल आ जाता है, सेंटर में आए तो वृंदावन आ जाता है, डाउन साउथ जाएं अगर हम तो उडुपी आ जाता है। हर जगह जहाँ जाकर देखते हैं हम कृष्ण जी के जहाँ जहाँ टेम्पल्स हैं वहाँ 5-5 भोगों की परंपरा है। उसमें 2-3 चीज़ें ये थी कि 56 भोग तो हैं, वो तो मैंने आपको बताया वैरायटी एक सबके सामने रखने के लिए हैं, टू चूज फ्रॉम, टू पिक इट फ्रॉम। मगर उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये होता था कि कोई भी वहाँ पर श्रद्धालु किसी भी समय आए डे टाइम में, उसको भूखा नहीं जाना है। वो प्रसाद एक बहुत बड़ा माध्यम था लोगों के लिए न्यूट्रिशन सेफ्टी का। अब हम जो फूड सेफ्टी वाला एक बात करते हैं, फूड सेफ्टी गवर्नमेंट आजकल 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे देती है, तो कैलोरीज पूरी हो रही हैं। आप लोग सबके जो गरीब आदमी, कोई किसी को भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैसे आती थी? थ्रू टेम्पल्स आती थी। okay. वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होंगी। कौन सी चीज़ें होंगी? वहाँ सीजनल होंगी, वहाँ लोकली प्रोड्यूस्ड होंगी, वहाँ फ्रेश होंगी, वहाँ प्योर होंगी, तो एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा।
हम 108 वैरायटीज़ भी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, गोविंद देव जी के टेम्पल में, इम्फाल में। अच्छा। वहाँ इसलिए हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी तरीके का बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच है जो वेस्ट के उस पार्ट में नहीं मिलती, इसलिए वो 56 तक जाते हैं। तो सर क्या यही रीज़न है कि द्वारकाधीश में, वृंदावन में, जगन्नाथ जी में अलग अलग खाना चढ़ता है, जबकि कृष्ण जी तो भगवान तो एक ही है? हमारे लिए अच्छा भोजन कराने का, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कराने का, इंटरेस्ट पैदा करने का अच्छे भोजन के प्रति, लोकल चीज़ों के प्रति, सीजनल चीज़ों के प्रति, एक भगवान जी तो हमारे लिए एक बहाना है। हम खाते तो हम हैं, आपने कभी कृष्ण जी को उसमें से लेते हुए देखा है? कभी नहीं ना। उनको पीछे एक पर्दा डाला और मान लिया कि भोग लग के आ गया। फिर अपन लोग सब खाते हैं, मिलकर खाते हैं। फिर वो पहले तो जब जाता है वो नैवेद्य होता है, फिर वो प्रसाद बन के आ जाता है बाहर, जब उनको भोग लग जाता है। तो इसमें से क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वो करना है, वो इम्पोर्टेंट वही है। वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको खाना बनाने का तरीका भी कहाँ क्या हो। कि आप साउथ में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें स्टीम्ड मिलेंगी। इडली मिलेगी आपको जी, नीर डोसा आपको वहाँ मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको वड़ा भी मिलेगा। वहाँ पर सांबर में खूब सारी तरीके की वेजिटेबल्स, जो वहाँ की लोकल वेजिटेबल्स हैं। सबसे पहले वहाँ मोरिंगा वहाँ से आया, जो आजकल कंट्री वाइड क्रेज बना है। सबसे पहले वहीं से आता था। हम लोग उसको देखते थे कि सांबर का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता था। हम जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं वहाँ अलग चीज़ें मिलती हैं। यहाँ जगन्नाथ जी के यहाँ जब अपन को खाना कृष्ण जी के ही उसमें मिलता है तो बहुत अलग अलग तरीके का होता है, और वो उसको तो महाप्रसाद कहा जाता है। उसके बनाने का तरीका बिल्कुल एक अलग किस्म का आज भी वो चलता है। उसमें प्योरिटी, उसमें हाइजीन, ये इतने बड़े फैक्टर्स होते हैं कि उसमें वो किचन में बाहर का आदमी जाकर झांक भी नहीं सकता है, इतना ध्यान रखना पड़ता है। नहाना धोना, इतना अपने आप को साफ करना। तो जैसे जी बांधते मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के इसलिए रखना कि ऐसा बोला जाता है कि आपको स्वाद नहीं लेना है जब तक, खुशबू भी नहीं लेनी है जब तक आप भगवान को भोग नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन उसके पीछे की जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको छींक भी आ गई तो वो शुड नॉट कंटेमिनेट फूड। आपके मुंह से जो सांस निकल रही है उसमें से कंटेमिनेशन इस तरीके का नहीं हो जाए, इसलिए मुंह पर कपड़ा बांध के ये लोग जो है रसोई वहाँ के वो खाना बनाया। तो सर जैसे जब सिख ट्रेडिशन में वो लंगर भी होते हैं, जब हम लंगर में खाना खाते हैं तो इतनी प्योरिटी लगती है खाने में, इतनी सात्विकता लगती है, तो क्या यही रीज़न है कि इतनी मेहनत होती है पीछे बनाने में, खाने प्रसाद में? बहुत होती है, और इन सब चीज़ों के पीछे और भी चीज़ें हुई। लंगर के पीछे गुरु नानक देव ने जब इसकी प्रथा शुरू करी थी जी, तब उन्होंने इस चीज़ को खास तौर पे कहा था कि सब मिल बैठकर छको, इसलिए संगत बैठे, सब बैठे। एक तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी, प्योरिटी, उसमें से कम्युनिटी की फीलिंग आना, स्पिरिट आना, हम सब बैठ के खा रहे हैं। वहाँ छुआछूत नहीं हो, वहाँ कौन साथ में बैठा है इस चीज़ का नहीं हो, वहाँ हाइजीन रहे कि पीछे से क्या खाना आ रहा है कहीं जाकर ये देखने की ज़रूरत तो नहीं। तो उससे पहले वो अरदास जब करते हैं भोग लगाने से पहले, भोग किसको लगा रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को लगा रहे हैं, किसी डेटी को नहीं लगा रहे। उनके मन में ये भावना है कि हम कहीं गलत तो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हमको साफ सफाई रखनी है। गुरुद्वारों में जो कार सेवा होती है वो लगातार बड़ी वॉलंटरी किस्म की चीज होती है। लोग जाके दे वाई फॉर इट कि मैं करूंगा आज। बिल्कुल हाँ, अब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ओनली सिक्स करते, कोई भी कर सकता है। हमारे जैन्स भी हैं, वो भी करते हैं जी, जाकर खूब करते हैं। उनका ये रहता है कि साफ सुथरी जगह रहे, किचन तो बहुत ही साफ रहे जी, और किचन जब साफ रहे तो उसमें से प्योरिटी, जब वहाँ पर आदमी जाकर कुछ दान दक्षिणा देता है इन काइंड ऑल्सो जी, तो अपने लिए कुछ भी खरीद लाएगा, बट गुरुद्वारे में देते वक्त वो ध्यान रखता है, वो बोलता है कि भैया मुझे गुरुद्वारे में ये भेंट जानी है, जरा देख लेना, बिल्कुल अच्छी चीज़ हो, कुछ गड़बड़ नहीं। तो ऐसे ही मंदिरों में रहता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हार्वेस्ट
इज ऑलवेज ऑफर्ड टू द लोकल डेटी और जो उस इलाके के बड़े डेटी हैं। फर्स्ट हार्वेस्ट हर एक किसान अपनी ला के रखता है ताकि उसमें जरा सा भी कंटेमिनेशन की वो रहे ही नहीं। जी अपना निकला, पहला उसने तय कर लिया कि मुझे चाहे मेरी हैसियत अगर एक मुट्ठी की है तो मैं एक मुट्ठी दे दूंगा, मेरी अगर एक ट्रक की है तो मैं एक ट्रक भी दे दूंगा। वो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो आदमी की कितनी क्षमता है वो उस हिसाब से करता है। सर, जब ऑलरेडी इतनी वैल्यूज छुपी हुई हैं इन सब किचन्स में, तो आप क्या एक व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि हम टेम्पल किचन से जो सीखें, जो चीज़ हम अपने घर में डाल सकें? टेम्पल किचन से सबसे पहले तो टेम्पल किचन्स में ये है कि अपने यहाँ से कोई भूखा ना जाए, इस चीज़ की व्यवस्था हम लोगों को देखनी है। जी टेम्पल किचन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो पहले तो यही हुआ करता था। उसके साथ बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जुड़ती चली गई। हमको उन चीज़ों के रिमाइंडर्स जो हैं, अब पॉडकास्ट जैसे जो मीडियम आ रहे हैं, इनके ज़रिए सब लोगों तक स्प्रेड होनी चाहिए और ये कैसे कैसे पहुंच सकें। मगर टेम्पल किचन्स जो हैं हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी, हमारी प्योरिटी, हमारी हाइजीन, इसके साथ साथ ये तो बड़े टेंजिबल चीज़ें हैं ना, इसके साथ साथ जो इंटेंजिबल है सॉरी, मगर जो इसके साथ बहुत टेंजिबल चीज़ें एकदम से जुड़ती हैं वो आती हैं कि हम लोगों को इसमें से कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर करना है, हमारे को जो सद्भावना एक दूसरे के साथ में लानी है, सामाजिक समरसता कैसे लानी है, जी ये सारी चीज़ें अपने आप चलती चली जाती हैं। सभी की उसमें प्रार्थनाओं में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, सब में विश्व कल्याण की ही बात की जाती है सभी प्रार्थनाओं में। जी अपने कल्याण की कभी कोई नहीं मांगता कि भगवान मुझे ये बना, बल्कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, जैन कम्युनिटी, वहाँ बचपन से मैं 3.5 साल का था, स्कूल में गया था जी, तब से एक प्रार्थना सिखाई गई थी, आज तक वो दिमाग में बैठी हुई है। उसमें था मेरी भावना, कि हे भगवान मेरी भावना ऐसी हो कि मैं अच्छा सब काम करूँ, इस टाइप की चीज़ें। मेरे को क्या मिले कभी नहीं मांगा गया, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। तो ये टेम्पल किचन्स जो हैं इसका एक सबसे बड़ा माध्यम हो सकती हैं। हम लोगों को ऐसा ज़रूर है कि यंगर जनरेशन उनसे क्यों नहीं जुड़ पा रही है, ये एक बहुत सोचने का विषय है जी। तो हमारे टेम्पल अथॉरिटीज़ को भी देखना पड़ेगा, हमारे पुजारियों को भी देखना पड़ेगा, हमारे समाज के बड़े लोगों को भी देखना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स जो धर्म कर्म कांड होते हैं, उनमें ज़्यादा पढ़ने की जगह हम उसके सामाजिक कर्म कांड पे, हम उसके सांस्कृतिक कर्म कांड पर उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो कर्म कांड से मतलब जो उसके रिचुअल्स हैं, हम खाना कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। अब हम लोगों को, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मुंह पर बांधना है जी, कैसे बांधना है, तो उसमें से ऐसा बताने की जगह कि हमको भगवान का प्रसाद का हम खुशबू भी ना ले लें उनको भोग लगने से पहले, उसका प्रेजेंटेशन दूसरे तरीके से हो जाए कि ताकि हम कंटेमिनेट ना करें फूड को, इसलिए हम मुंह पर बांध कर करते हैं। इसलिए जैसे हम लोगों ने ड्यूरिंग कोरोना अपने मास्क पहनने शुरू किए थे जी, तो उसका वो वाला एस्पेक्ट साथ में लेकर कि भैया हम इसलिए ये सब कर रहे हैं। हम अगर यंगर जनरेशन के सामने इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे तो उनका परसेप्शन बदलेगा जी, कि हमारे लिए मंदिर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, मंदिर के भोजन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मंदिर का जो हमारे को लंगर प्रसाद है क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें से सीखने की कोशिश करनी है जी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे सर्व करा जाए, क्योंकि इंडिया में परोसने को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो जो एक डीप रूटेड जो विजडम हम कहें जो छुपा हुआ है यूटेंसिल्स का, तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताएं जो आपने बुक में लिखा है, हर चीज़ें कि बनाना लीफ, कॉपर, सिल्वर, इन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। तो प्लीज़ एक बार आप थोड़ा सा वो समझाएं इस बारे में। देखिए, ये जैसे पानी के बारे में ग्लास का है जी, कि कांसे का ग्लास में पानी पीना चाहिए, इसके बहुत अच्छे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम लोग इसमें उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मगर इन चीज़ों के बारे में अपने शास्त्रों में भी लिखा गया और ये अपनी प्रैक्टिस में आता चला गया। आजकल अब दोबारा ये एक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट बन गया है कि क्यों आपको कॉपर के उसमें पीना चाहिए, तो आपको सब चीज़ें नेट पे मिलती हैं जी, मगर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अपने यहाँ पर जो खाने का
बर्तन थे, अब तो वो बहुत ज़्यादा स्टील हो गया, प्लास्टिक। या थोड़े से प्लास्टिक आ गया। तीसरा आ गया है, अगर देखें तो थोड़ा एलीट क्लास में आ गया है, तो बोन चाइना आ गया है, ऐसा करके हो गया है। ये जो अपने मेटलर्जी अपने देश में बहुत बड़ी साइंस और बहुत रिच साइंस रही है मेटलर्जी की साइंस को अगर हम देखें तो अशोक के टाइम से हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आती है। जो हमको बड़े बड़े आयरन पिलर्स उस समय बना करते थे, आज भी वो ऐसे कैसे मौजूद हैं। कुतुब मीनार में अशोक स्तंभ उसको कहते हैं, कि जिस पे आज तक उस पर बिल्कुल जंग नहीं लगा है, इट्स नॉट रस्टेड, बिल्कुल ओपन में खड़ा हुआ है वैसे जी। तो मेटलर्जी की जो साइंस थी अपने यहाँ बहुत अच्छी समृद्ध थी, शुरू से ही बहुत एडवांस थी। अपने जो ऋषि मुनि हैं, या ऋषि मुनियों में सिर्फ वो तपस्या करने वाले वो लोग, उससे नहीं, जो हमारे यहाँ लेबोरेटरीज में काम करते थे। कौन सी लेबोरेटरीज थी? तो फील्ड वाज आवर लेबोरेटरी। हमारा जो कारखाना थी वहाँ हमारी लेबोरेटरी थी। हमारी किचन जो थी वो हमारी लेबोरेटरी थी। किचन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो कॉल्ड रस ओई, रस प्लस ओई। रस इज द रसायन, केमिकल, ओई इज द स्टोर। तो रस की ओई मतलब फार्मेसी। तो हमारे घर में जो डब्बे सब चीज़ों के रखे रहते हैं, दैट इज नोन एज द फार्मेसी। उसका मतलब ही ये है, इससे नाम आया रसोई जी। वहाँ पर क्या कैसे बनना है, किस चीज़ में परोसना है, ये हमारे को किसी शास्त्र से पढ़कर नहीं करा है हमारे दादी नानी ने। उन्होंने अपनी दादी नानी से सुना या देखा, अपनी माँ को देखा, अपनी चाची को देखा, या अपनी भाभी को देखा कि वो इस तरीके से करती हैं। उन्होंने कभी उसको क्वेश्चन नहीं किया, शायद समझने की कोशिश नहीं करी। फोक के माध्यम से ज़रूर उन्होंने इन चीज़ों को एक नॉलेज ट्रांसफ़र जो किया फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वो ज़रूर होता रहा जी। फिर उसमें जैसे मैंने आपको कहा डूज एंड डोंट्स बहुत सारे, कि आप ये कॉपर का वो है, पानी पी सकते हैं मगर शिकंजी नहीं पी सकते हैं। ऐसा है कि खट्टा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें से जो केमिकल रिएक्शन होगा विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। मगर केमिकल रिएक्शन पॉजिटिव किसमें से क्या होगा, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। हम उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकेंगे इसमें, मगर जो पत्ते हैं पर्टिकुलरली, हर एरिया का अपना लीफ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी। हमने इसको जब बुक को करा, इसमें पूरा का पूरा इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट लिया हुआ है। Okay. आप उसको दिखा सकते हैं जी। कि केले के पत्ते या दूसरे पत्ते, इसमें पूरी की पूरी एक प्रेजेंटेशन है इसमें। उन पत्तों से किस किस चीज़ से कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है आपको, सिर्फ उसको रख देने भर से ही। तो आपको साउथ में पूरे का पूरा कोस्टल बेल्ट में जी केले के पत्ते पे लोग खाना खाते हुए इसलिए मिलेंगे कि वहाँ केला बहुतायत में है, आसानी से उपलब्ध है। उसका सबसे बड़ी चीज़ और क्या होती है, उसका सबसे बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है कि वो फटाफट डिकम्पोज हो जाता है। आपने उसको उठाया, लपेटा और फिर उसको ऐसे वेट गार्बेज के उसमें डाल दिया। जी। वेट गार्बेज की एक अलग परंपरा थी, उस पर कभी अलग बात करेंगे कि वेट गार्बेज को ऐसा नहीं है डिस्पोजल उसका कि आजकल ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के तरीके से करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस की वेस्ट डिस्पोजल कैसे साइंस थी। तो ये जो है जहाँ का पत्ता है वो वहाँ का पत्ता उस गार्बेज के डंप में जाएगा, वहाँ वो 6 to 9 months किस तरीके से मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा डिकम्पोज होने के बाद में। वही मैन्योर जो है आपकी फील्ड में जाकर उसको किस तरीके से और ज़्यादा फर्टाइल कर देगी। तो ये पूरी साइकिल थी। कुछ तो ये चीज़ें थी जो आम आसानी से उपलब्ध थी जी। कुछ बर्तन थे तो पीतल के बर्तन थे, चांदी के बर्तन जैसे आपने खास तौर पे कहा, तो चांदी के बारे में अब तो जो है ज्योतिषी या वो सब सिखाते हैं कि आपको चांदी पहननी चाहिए अपने मन को शांत रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। पहले था कि आपको इस बर्तन में, चांदी के बर्तन में पानी पी लेना चाहिए या खा सकें तो खाना खा लेना चाहिए, मन शांत रहेगा। उसके एस्पेक्ट्स हैं मेटलर्जी में, सब चीज़ें हैं जो सब चीज़ें समझ आती हैं। उनको हमने अपने ग्रह नक्षत्रों से भी जोड़ा है। वो इसलिए जोड़ा
ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। हम अगर उसमें हर एक आदमी को मेटलर्जी की साइंस बताना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है, वो इतनी आसानी से नहीं समझेगा। अगर हम उसको कहेंगे ना कि तुम्हारे ग्रह में ऐसा लिखा है, आपके नक्षत्र में इस तरीके का वो है, फला वो है चीज को, आपको ये चीज खानी चाहिए या ये अंगूठी पहननी चाहिए, उसको जल्दी से ग्रहण करता है। तभी शायद स्टोरीज बनाई गई हैं। इसीलिए स्टोरीज इसीलिए बनाई गई हैं, इसीलिए अपने रिचुअल्स बनाए गए हैं, उनको किसी ना किसी चीज में जो आम आदमी को समझना जी, और समझने के साथ साथ में उसको एकदम से एक्सेप्ट करने के लिए विलिंगनेस होना कि ओह अच्छा इसलिए करना है, चलो करते हैं, इसको आजमा कर देखते हैं। तो जब उसको फायदा होता है तो कहता है कि मैंने ऐसा किया था, सचमुच में मुझे उसका फायदा हुआ है। तो सर ये जो सब आप जो बातें कह रहे हैं पूरी जो हमने स्टार्टिंग करी थी उससे कनेक्ट हो रही है कि जैसे जो आपने सॉन्ग्स कहे हैं, लोग खेती करते वक्त गा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें एक बहाना था लोगों को समझाने का कि अपने कल्चर से जुड़े रहें। वो अब सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। एंड सर जो आपने अपनी बुक लिखी है तो इसको हमें व्यूअर्स को बताना हो कि वो कहाँ परचेज़ कर सकते हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं। अभी तो ये प्रॉफिटेबल बुक है और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स ये पोर्टल पे पूरा आ जाएगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा। इट्स ओनली पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव कलेक्टेड। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, वो इसको पब्लिश कर रहा है। इसका एब्रिज्ड एडिशन सब कुछ होगा उसमें, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, अफोर्डेबल हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि वो सभी लैंग्वेजेस में, देश की सभी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी कुछ समय में। बाकी हमारा बहुत सारे लोगों के साथ में इस पर MOU हुआ है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग इसको अपने अपने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रही हैं। देन अगेन NBT विल बी पब्लिशिंग देम। ये बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध होगी, थोड़ा सा समय लगेगा जी, मगर इसका जो इससे आगे जाकर एक बड़ा एस्पेक्ट वो ये है कि जब एक बार पोर्टल पर आ जाएगी, पोर्टल पर आने के बाद में हम लोगों से चाहेंगे कि जो हमने कलेक्ट किया है वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है जो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड समय में कलेक्ट कर पाए और आपके सामने पेश कर पाए। आपको, आम आदमी को, गांव के आदमी को इन पर्टिकुलर तो इससे बहुत ज़्यादा पता होगा। हम चाहेंगे कि वो उसको पोर्टल को और एनरिच करे जी, अपनी चीज़ें बताए, कंट्रीब्यूट करे कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, हमारे यहाँ इसका ये फोक है, हमारे यहाँ इसका ये रिचुअल है, हमारे फला टेम्पल में इस तरीके से होता है, वो और बताएंगे, हमारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं। तो हमारे मन में जो बहुत सारे मिथ्स भी बैठे हुए हैं जी, वो भी हम लोगों को तोड़ने जरूरी हैं। और जो हम लोग आजकल एकदम से नए तरीके से खान पान में चले गए हैं उसको कहीं स्टेम करने की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा रोकने की जरूरत है। ये बताते हुए कि हमारे यहाँ 56 भोग भी हैं, हमारे यहाँ 108 भोग भी हैं, तो आपके पास तो इतनी वैरायटी है इसमें से चूज करने के लिए। थोड़ा सा हमारी मदर्स को भी एक ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा आज के बच्चों की चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूज़न में आना पड़ेगा जी, कि आप अच्छी बढ़िया उनको अपनी ट्रेडिशनल चीज़ खिलाएं। उसमें से मान लीजिए कोई छोटा सा एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालकर उसका टेस्ट को थोड़ा पैटर्न करने की जरूरत पड़े तो करिए जी। सर थैंक यू, इतनी सारी आपने चीज़ें बताई। एंड मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लोगों को ये नॉलेज स्प्रेड करिए एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम किसी और टॉपिक में जुड़ सके और इस बारे में बात कर सके। एंड सर कोई आपको फाइनल मैसेज देना हो हमारे ऑडियंस को तो प्लीज़। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैसेज कुल मिलाकर ये है कि हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें सिर्फ एक बार याद करने की ज़रूरत है। हम अपने बुज़ुर्गों से पूछें कि इसके बारे में ऐसा आपके समय में क्या होता था, आपके समय में क्या होता था, और अगर उसका क्यों क्यूरियोसिटी के साथ पूछें, व्हाई इट यूज्ड टू हैपन सो, वो अगर उसका जवाब मिल जाए तो और भी बहुत अच्छा होगा। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये सिर्फ न्यूट्रिशन एक है, न्यूट्रिशन के साथ साथ में हमारा कल्चर ऑफ सैनिटेशन, हाइजीन है, क्लीनलीनेस है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। हमारा वाटर कंजर्वेशन के क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारी ट्रेडिशनल विजडम क्या रही है, हमको सब रिमाइंड करने की, अपने आप को रिकलेक्ट करने की ज़रूरत है।
हाँ, आज देश में जो पानी का इतना अच्छा अवेलेबिलिटी होने लगी है अब जगह जगह पर, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपनी वाटर बॉडीज़ को दोबारा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कम्युनिटी लेवल पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, कम्युनिटी अप्रोच के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे उसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हमारे एथिकल वैल्यूज़ जो हैं, उसमें हमारा डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी साथ में जुड़ा रहा है। हमारे कंजम्पशन लेवल्स जो हैं, वो उनको हम थोड़ा सा मर्यादित करने की कोशिश करें, भाग दौड़ में ही नहीं रहें। इन सब को करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हम एक बहुत सुखी समाज सब लोग मिलकर बन सकेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।